का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IS 365 एकेडमी में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ऐसे का सेशन जो लेक्चर 2 रहेगा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी समझाया है। जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप पहले जाके जो लेक्चर 1 है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने बहुत डिटेल तरीके से बताया है कि ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने वर्ड्स के आते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल्ड बता दिया है। तो पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देखिए, तब आज का लेक्चर भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके 69 BPSC में मेंस में आया हुआ है ऐसे के पार्ट में। ये था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंशन मेजर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से, जो दिन पर दिन जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके वजह से एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर क्या क्या असर पड़ रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ रहा है और उसको कैसे बचाया जाए। तो इस चीज़ पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, इस चीज़ पे आपको ऐसे लिखना है। तो ये हम कैसे कनेक्ट करेंगे सारी चीज़ें, सब डॉट्स हम आज सारे जितने भी डॉट्स हैं उस डॉट्स को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हमारा एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एक ऐसे कैसे बनता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो पहली बात, आप क्वेश्चन को समझिए कि ये पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, दो एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट क्या है कि एक तो ये इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बातें कर रहा है, और दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है मतलब क्लाइमेट चेंज के वजह से, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इफेक्ट है जो इंडियन एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आप देखिएगा पहले जो भी हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि या तो वो हम स्टार्ट करते हैं किसी पोएम से, या तो हम स्टार्ट करेंगे किसी कोट से, या तो कोई भी चीज़ें, कोई स्लोगन से, ठीक है, या किसी ने कुछ कहा है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ों से हम अपना जो भी ऐसे है उसको स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो पढ़ने वाला सामने जो आदमी जो आपका कॉपी चेक करेंगे, जो पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो वो ऐसे कितनी कॉपी चेक करेंगे, तो आपकी कॉपी में कुछ ऐसा ज़रूर डिफरेंस होना चाहिए जो आपकी कॉपी को वो एकदम ध्यान से बैठ के पढ़े, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा, ये इंटरैक्टिव होना चाहिए। ये आंसर नहीं, मतलब आंसर ऐसे का आंसर है लेकिन जीएस नहीं है जो सीधा हम मुद्दे पे आ जाएंगे। तो ये एक ऐसे है, मतलब आपको एक इंटरैक्टिव वे ऑफ राइटिंग आपकी होनी चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ जो हम टॉपिक है इसको मैं आपको धीरे धीरे मैं लिख के लेके आई हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। यहाँ लिखने पे ज़्यादा टाइम जाएगा, इस वजह से मैं धीरे धीरे बताती हूँ आपको कि कैसे एक चीज़ों को दूसरी चीज़ से कैसे कनेक्ट करना है। एक सेंटेंस खत्म होता है, उस सेंटेंस से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस हमें कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रिवेंशन मेजर। देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्ट किया है, वन ऑफ द वेटेरियन लीडर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री हैड सेड, जय जवान जय किसान। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, सीधा मैंने एक कोट यूज़ कर लिया है जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो ये नहीं है कि अब आपको क्लाइमेट बोल रहा था, अब क्लाइमेट से आप कोट्स ढूंढने लगे, नहीं। एग्रीकल्चर है, मतलब फार्मर की कहीं ना कहीं बात, कहीं ना कहीं इनसे फार्मर लिंक है, कहीं ना कहीं ये है ही लिंक, मतलब यही तो लिंक है। और इसके लिए हमें सबसे अच्छा कोट जो हमें मिला वो है जय जवान जय किसान। ठीक है, तो ये जो है ये कोट आप कभी भी इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी ऐसे आता है तो ये आप कोट याद रखिए, रट के चले जाइए, जय जवान जय किसान। कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है इसको याद करने में, सिंपल सीधा है, सबको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, पहले एक कोट से स्टार्ट किया, राइट। अब देखो क्या लिखा, किसान एंड किया ना मैंने यहाँ पे। अब किसान से अपन स्टार्ट करें, क्योंकि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हम एक इंटरैक्टिव वे में हम लिख रहे हैं चीज़ें। तो हमें मतलब जो आदमी पढ़ रहा है ना उसको समझ में आना चाहिए कि हमने जो लिखा है वो एक्चुअली हम बोल रहे हैं। ठीक है, हमने जो लिखा है वो हम एक्चुअली बोल रहे हैं। तो अब मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया, देखिए, किसान विच इज़ नोन फॉर ए कल्चर एंड दैट इज एग्रीकल्चर विच मेक अस इमेजिन विद अ प्लेजेंट एंड रिफ्रेशिंग फील्ड विद द ग्रीन वेवी ग्रासेस एंड हैविंग ए चेस्ट फुल ऑफ क्लीन ब्रेथ। अब ये लिखने के मेरे पीछे रीज़न ये था कि किसान से एंड किया है। ज़रूरी नहीं, अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है तो नॉट ए बिग डील, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक कोट एंड हो रहा है।
लेकिन कोशिश अगर ये बहुत अच्छा तो हो जाएगा अगर आपका जो भी कोट है अगर आप उस कोट को कंटिन्यूटी में लेके आते हैं तो इससे क्या होता है ना, एक कनेक्शन समझ में आता है। और अगर आप कोट को कहीं ना कहीं नीचे एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आंसर को स्टार्ट करने का ये चीज़ एक रिप्रेजेंट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैंने एक फीलिंग लिखी है कि जब भी हम इमेजिन किसान को एक कल्चर से जाना जाता है, एग्रीकल्चर वर्ड है ना कल्चर, इस कल्चर से ही मैंने निकाला है कि कल्चर है, तो ये किसान एक ही कल्चर से जाना जाता है, वो कल्चर क्या है, एग्रीकल्चर। समझ में आई मेरी बात। अब एग्रीकल्चर तो लिख लिया, लेकिन हर कोई आदमी जब भी एग्रीकल्चर, आप ही सोचिए ना, एग्रीकल्चर जब भी आप बोलते हैं या फिर कोई आपको बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला इमेज क्या आता है कि एक हरी भरी फील्ड होगी, उसमें घासें, जो भी क्रॉप्स है वो एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, किरणें आ रही है उस पे। तो ये जो एक आपके जो दिमाग में जो इमेजिनिंग पावर है, जो आपको जो भी इमेजिन होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आप एक इंटरेस्टिंग वे में लिख सकते हैं, जिससे कि आपके ऐसे को एक स्टार्ट और एक बूस्ट मिलेगा। समझ में आई। जैसे मैंने कितना अच्छे से लिखा है, देखिए, विच मेक अस इमेजिन, जो हमें इमेजिन करने देता है, विद अ प्लेजेंट एंड रिफ्रेशिंग फील्ड, एक बहुत प्लेजेंट, एक बहुत सुंदर और एक रिफ्रेशिंग फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि ग्रीन वेवी ग्रासेस। अब ये नहीं है, आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने ग्रासेस लिखा है तो क्रॉप हम उगाते हैं, मैम ग्रास थोड़ी ना उगाते। अगर आपको पता हो तो राइस जो है, अगर डीप में जाओ तो राइस जो है वो एक पोएसी फैमिली से आता है। अगर एग्रीकल्चर में डीप पढ़ोगे तो पोएसी फैमिली है, और ये पोएसी फैमिली इज नथिंग बट अ ग्रास फैमिली, ठीक है। तो ये कोई गलत नहीं लिखा है। हैविंग ए चेस्ट फुल ऑफ क्लीन ब्रेथ, आपको पता है कि जहाँ पे इतनी खुली जगह है वहाँ पे हम अच्छे से सांस ले सकते हैं, तो चेस्ट फुल ऑफ क्लीन ब्रेथ, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबको ये फील करते हैं, बट आपको उसको अपने अपने पेपर पे उसको कैसे उतारना है ना, ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर के बारे में एक बहुत अच्छी सी, एक प्यारी सी और एक अच्छी सी फीलिंग लिख दी, राइट। लेकिन ये मैंने अपनी फीलिंग लिखी, लेकिन आंसर में मुझे कहीं ना कहीं उसको एक सिस्टमैटिक वे में भी देना है। अब उस सिस्टम, अब मैंने एक इतना अच्छा रोमांटिक सा आंसर टाइप में लिख दिया, ठीक है, लेकिन अब उसको आप आंसर के फॉर्म में कैसे जोड़ोगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। आंसर के फॉर्म में जैसे आप तुरंत जो मोड़ोगे, अब तुरंत, बट इन साइंस एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। समझ में आया। मैंने साइंस में भी लिख दिया। अब जैसे ही मैंने साइंस में उसको घुसाया, अब आगे चलो, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट, अब मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया, देखो, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम क्रॉप्स को उगाते हैं। रेजिंग लाइवस्टॉक मतलब ये गाय भैंस वगैरह रखते हैं, उनको रेयर करते हैं, ठीक है, रेयर मतलब उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है, खाने के लिए, फाइबर के लिए, और बाकी जो भी प्रोडक्ट हमें उससे मिलती है। अब देखो, मैंने एग्रीकल्चर तो बता दिया, और फूड, फाइबर, ये अलग अलग चीज़ें, तो इनके लिए अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देयर आर वेरियस ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर लाइक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, forestry, fishery, animal husbandry, etc. And developing agriculture branches is crucial for ensuring food security for growing population, reduce poverty in rural areas, boost economic growth and protect the environment। ठीक है, अब इन ब्रांचेस का क्या काम है वो भी मैंने बता दिया। देखिए, इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा, ये हो नहीं सकता है कि आप लोग को आइडिया ना मिले, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हम भी बैक पे काफ़ी काम करके आपको कैसे बताना है ये करके आते हैं। हवाई में ऐसे नहीं कि लिख के आगे पढ़ के निकल गए, ये नहीं मोटिव है हमारा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि बहुत लेंदी लेक्चर है तो ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन मैं इतना श्योरिटी बता रही हूँ कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, तो सुकून से, आराम से, थोड़ा टाइम लेके, पेशेंस लेके सुनिए। एक एक लाइन लिखा है आप ही के लिए, आप ही को बताने के लिए कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बता दिया। एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट बता, यहाँ देखो, लेकिन मेरा मुद्दा टॉपिक एक्चुअली देखो, यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं ना, तो तुरंत हम इम्पैक्ट पे नहीं आ जाएंगे। अब यहाँ, लेकिन मैंने पूरा एग्रीकल्चर के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अब क्या बताना है आपको कि अब इस पे भी जाना है, क्योंकि ये इस पे हमें ये बताना है कि इम्पैक्ट क्या, उसके बाद हमें प्रिवेंशन मेजर भी बताना है, तो इस एंगल में भी हमें घुसना पड़ेगा। तो घुसने के लिए देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा,
मतलब कुछ हुआ है तभी तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो लो तुरंत लाइन चेंज करके क्या लिख दिया कि प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट से देखो कंटिन्यूटी कैसे मैच कर रही है। टुडे द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज लूम्स आर ह्यूमैनिटी irrespecting of geography, money or social standing. Every person is experiencing its effect in multiple ways, and the terror of climate change has led to, अब देखो, अब इम्पैक्ट बताना था तो इम्पैक्ट बताएंगे, तो कैसे बताएंगे? ये तो हमने लिख दिया कि थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का, जिसके वजह से हमारी ह्यूमैनिटी पे भी ये बहुत सारे चेंजेस, मतलब ये चीज़ें पड़ रही हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो मनी का हो, सोशल, हर आदमी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ के वजह से बहुत अलग अलग तरीके से वो चेंज को फील कर रहा है। और इस चीज़ का टेरर, ठीक है, एंड द टेरर, इसका जो डर है क्लाइमेट चेंज का, हैज़ लेड टू, क्या क्या चीज़ में अब दे दिया है। तो क्या क्या चीज़ में दे दिया मतलब क्या इम्पैक्ट बता रही हूँ मैं, समझ में आया? तो इम्पैक्ट जो मैं बता रही हूँ आपको वो अब मैं स्टार्ट कर दूंगी मेन मेरा आंसर, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर पे लिख देना है कि इंक्रीज, जैसे मैंने जो लिखा है वो मैं बता देती हूँ, नॉर्मल सी चीज़ें लिखी है। क्लाइमेट चेंज हैज़ कॉज टेम्परेचर टू राइज रिजल्टिंग इन लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड इंटेंस हीट वेव, दिस में भी अभी देखो ये मैंने क्या बताया कि क्लाइमेट चेंज बहुत, ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है, ये टेम्परेचर राइज होने की वजह से कहीं कहीं टेम्परेचर बढ़ा भी है, कहीं पे ग्रोइंग सीजन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ गया है, ज़्यादा गर्मी होने से हीट वेव्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। और ये कुछ क्रॉप्स के लिए तो ये बून है। देखो, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं बून और बेन, अगर आपने स्कूल में कभी डिबेट किया होगा तो होता है कि दिस वर्सेस, जैसे कि बोलते हैं कि 19th सेंचुरी वर्सेस या फिर 20th सेंचुरी इज़ अ बून और अ बेन, या फिर हाँ नहीं ये नहीं, या फिर बोल सकते हैं ना जैसे कि दैट एंड्रॉयड फ़ोन, राइट एन एसे ऑन एंड्रॉयड फ़ोन एज अ बून और अ बेन, मतलब आपको बताना है कि हाउ एंड्रॉयड फ़ोन इज़ अ बून, मतलब कैसे उसके उसके एडवांटेजेस बताने हैं, और हाउ इट इज़ बेन मतलब हाउ इट इज़ डिसएडवांटेज, मतलब कैसे ही हाउ ही इज़ डिस्ट्रक्टिंग अदर्स, हाउ मतलब उसके जो भी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें कैसे आपको बता रहा है। तो ये जो बून एंड बेन मेरे दिमाग में बस एक ऐसा वर्ड आया था, तो एक हाँ बेनिफिशियल वर्ड अच्छा है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में आता है कुछ ऐसे वर्ड तो बिल्कुल वहाँ मेंशन कीजिए। उससे क्या होता है ना, जो आपकी राइटिंग होती है ना वो थोड़ी बहुत मतलब पढ़ने वाले को भी लगता है हाँ ये लिखा है, ओ, तो ये एक चीज़ एक अलग इफेक्ट क्रिएट करता है जो पढ़ता है, जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में। दिस में भी बून फॉर क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छा, जैसे सोयाबीन, कॉर्न, बट बेन खराब हो सकता है वीट एंड बार्ली, रिजल्टिंग इन इंक्रीज रिस्क ऑफ पेस्ट एंड हायर वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हायर वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, रिस्क ऑफ पेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। पेस्ट मतलब अगर नहीं पता हो तो यहाँ बता दूँ, इंसेक्ट्स विच एफेक्ट्स द क्रॉप इन अ लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल में कोई भी क्रॉप को खराब करे, ठीक है, दैट इज़ पेस्ट। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, तो आप ये चीज़ कोशिश करो, अगर इस टाइप के कुछ ऐसे है ना तो उसमें आप एग्जाम्पल देने का कोशिश करो। एग्जाम्पल दोगे ना तो चीज़ें बोरिंग नहीं बनेगी, चाहे जो भी आपको एग्जाम्पल याद हो। आपने प्री में इतने सारे करंट अफेयर पढ़े हैं, वो कब काम आएंगे? ऐसे रटने के लिए नहीं पढ़ा था हमने, हमें वो सारी चीज़ें हमें याद ज़रूर है, लेकिन हमें कहाँ सही जगह प्लेस करना है ये आपने इतना पढ़ा कि पेरिस एग्रीमेंट में ये हुआ, क्लाइमेट चेंज पे UNCCD ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ हमने पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें हम जो हमने याद किया उसको पता होना चाहिए कहाँ यूज़ करना है, उसको कुछ नहीं, चुपचाप एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यूज़ कर लीजिए। जैसे अकॉर्डिंग टू UN इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, क्रॉप यील्ड कुड फॉल बाय 10 to 25% by 2050 ड्यू टू हायर टेम्परेचर। अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ग्रीन क्लाइमेट फंड, UNEP, IPCC, UNFCCC आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, ठीक है, और ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे, अगर मान लो कि आपको ये याद नहीं आ रहा कि इसने क्या किया, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो क्या दिक्कत है, इतना तो पता है ना कि ये काम करता है, बस लिख दो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन पे काम कर रहा है। नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, वहाँ चला के दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो, फूड इनसिक्योरिटी में कैसे करता है कि जो भी चेंज इन द क्रॉप ड्यू टू चेंज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ फार्मर, मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, देयरफॉर एक्सेलरेट द फूड प्राइस। अगर उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो उनकी फूड प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, विच हैव सीरियस इंप्लीकेशन ऑन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज विच आर मोर वल्नरेबल विद द इम्पैक्ट। तो जब फूड का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो भी पॉपुलेशन उस कंट्री में रह रहा है, जैसे कि मेनली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, वहाँ पे सीरियस
चीज़ें सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है कि जो भी लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं तो उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट, उनको ये चीज़ झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो नोटोरियस है, जैसे कोई बच्चा बहुत बदमाश होता है ना, तो हम स्कूल के प्रिंसिपल्स उन्हें बोलते ही सच अ नोटोरियस गाय। तो ये नोटोरियस वर्ड, बहुत नोटोरियस वर्ड हमने सुना है हमारे प्रिंसिपल या टीचर्स किसी को डांटते मारते, मतलब जो बहुत क्लास में एकदम उदंग मचाया रहता है, तो नोटोरियस वर्ड बहुत ऐसा है, डैमेजेस क्यों लिखना है, ऐसा वर्ड है तो उसको आप यहाँ इंक्लूड करो। ठीक है, नोटोरियस अटैक्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, वार्मर कंडीशन ऑफन फेवर्स फास्टर डेवलपमेंट साइकिल, लार्जर पॉपुलेशन, वाइडर जियोग्राफिक रेंज फॉर मेनी पेस्ट स्पीशीज। तो ये क्या हो रहा है कि जो भी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही, जैसे जैसे वार्मर कंडीशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी इंसेक्ट है उनका जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, एग लेइंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो ज़्यादा दूर तक फैलेंगे, वाइडर रेंज पे जाएंगे, और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते बढ़ाते ज़्यादा वो उदंग मचा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे दो, पेस्ट लाइक मेज स्टॉक बोरर हैव बीन ऑब्जर्व टू बी मोर एक्टिव इन वार्मर्स टेम्परेचर लीडिंग टू रिड्यूस्ड यील्ड इन मेज क्रॉप। मेज स्टॉक बोरर है तो कौन से क्रॉप में भाई वो करेगा, मेजे क्रॉप में ना करेगा, तो ऐसे लिख देना है। और इनकी पॉपुलेशन मेनली वार्मर पीरियड में, वार्मर टेम्परेचर में ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया? अब डिक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन, बारिश वगैरह का कम होना। ठीक है, चेंज इन पैटर्न बोथ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन causing drier condition, more intense rain events interspeed with longer dry period। बोलने का ये मतलब होता है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो जो बारिश का कोई सीज़न है वो पता ही नहीं चलता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, कहीं पे जहाँ पे होना चाहिए वहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी हो रहा है। तो ये जो ऑल्ट्रेशन जो हो रहा है चीज़ों में इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आप ये लिख सकते हो कि जो भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है, वो ये बारिश कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये भी जो होना चाहिए, जो एक सही चीज़ें होना चाहिए वो नहीं हो रहा। काफ़ी जगह देखोगे कि वहाँ पे बारिश पहले होता था, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि ड्रायर कंडीशन हो गया। ठीक है, और लॉन्गर ड्राई पीरियड्स मतलब यही होता है कि जो सुखाड़ है वो काफ़ी दिन तक चलता चला गया। ठीक है, उसकी वजह से अब क्या हुआ, लो एग्जाम्पल वाटर स्ट्रेस हो गया, है ना, स्ट्रेस में आ गया ना, वाटर नहीं मिला तो वाटर स्ट्रेस हो गया। सॉइल की मॉइस्चर हट गई, मॉइस्चर का मतलब ही होता है कि वाटर कंटेंट कितना है सॉइल में। ठीक है, तो वो घट जाएगी। डिसरप्टिंग प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट की जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। इम्पैक्टिंग सेंसिटिव क्रॉप्स लाइक कॉर्न, व्हीट और ऐसे ऐसे जो क्रॉप्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगी। ठीक है, एक छोटा सा नोटिस है आप सभी के लिए, जो भी 71st देना चाह रहे उन बच्चों के लिए है, और जो बच्चे 70th का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए आपको पता है ऑलरेडी हमारे चैनल पे मेंस करंट अफेयर आ रहे हैं, और सर ने आपको सोर्सेज ऑफ मेंस बताया है। अगर आपने वो भी लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू इट, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पिक हो रहा है। ठीक है, रैंडमली कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यूज़ में क्या चीज़ें हैं एक्सक्यूज़ मी, न्यूज़ में क्या चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और उन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। ठीक है, जो 70th का प्री निकाल चुके उनके लिए। लेकिन हाँ, जो बच्चे 71st का अब टारगेट कर रहे हैं कि हमें 71st देना है, हमारा इस बार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, कभी ना कभी ज़रूर होगा और बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे 71st बीपीएससी के लिए हमने प्री और मेंस कोर्स लाया है, और ये बैच 1 हमने अभी हम लोग 2 फरवरी को लॉन्च करेंगे, जिसमें कंप्लीट GS1 और GS2 हम कवर करवाएंगे विद PYQ। ठीक है, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो न्यूज़ में चल रहे वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं क्या करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, और इनके अंदर मेंस करंट अफेयर तो इनके लिए तो होगा ही होगा। तो जो भी हमारा फ़ी है 6500 एक्चुअली हमारा फ़ी है, लेकिन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला पॉलिसी है ना, तो जो फर्स्ट बच्चे आते, फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए 4875 रुपीज़ जो होगा वो उनका फ़ी होगा, इंक्लूडेड GST। ठीक है, GST इसके अंदर इंक्लूडेड, आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हीं के लिए सिर्फ 25% ऑफ है, सिर्फ पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए। फ्री मेंटोरशिप है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, नंबर प्रोवाइडेड है यहाँ पे, डायरेक्ट कॉल कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है वो सारे हम रिजॉल्व करेंगे। 1-to-1 कॉल फैसिलिटी होगा,
ऐसा नहीं कि आपने इस कोर्स ले लिया और उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी रूटीन में दिक्कत हो रही है तो वी विल हेल्प आउट इट, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली स्ट्रेस हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपसे बात करके चीज़ें रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक स्टार मार्क है उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे तरफ से एक कह सकते हैं एक टोकन ऑफ लव हो सकता है, ठीक है। और हम सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे इसमें क्लासेस चलेंगी और सैटरडे एंड संडे हम एक जूम सेशन रखेंगे जिसमें हम बच्चों की एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली जूम सेशन पे चीज़ें सुनेंगे, ठीक है। अब आते हैं, जो भी फर्दर डिटेल्स है आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ज़रूर आपको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। अब हम अपना जो चीज़ें हैं बाकी रेस्ट जो हम पीछे छोड़ चुके थे उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए डिक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन हमने बता दिया है ना। अब बात करते, देखिए एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, क्लाइमेट चेंज इज प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस व्हीट यील्ड बाय 19.3% in 2050 एंड 40% इन 2080। ये वीट का ईल्ड के बारे में दिया है, ये खरीफ के ईल्ड के बारे में दिया है। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का डाटा याद है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप ये वहाँ पे चिपका सकते हो, मिनिस्ट्री चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए? जो भी आपको डाटा है कि हाँ इतने क्रॉप रिड्यूस हुए, अगर उसको आसपास भी आपको ओवरऑल पता है ना तो आप लिखने की कोशिश करो वहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं लिखना है, लेकिन ये मैंने लिखा है क्योंकि थोड़ा सा डाटा दोगे ना तो ये इम्पैक्ट बता रहा है। तो आपने इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो आपने कहीं ना कहीं उसको दिखा भी दिया कि देखो भाई यहाँ हो रहा है और ये आगे नहीं रोकोगे तो ये आगे ही होगा। ये 2050 तक का बात किया है, 2080 तक का बात किया है, ठीक है। ये सी चीज़ें आप बता सकते हो। अब क्या हुआ कि जितना मैंने उसको इम्पैक्ट बताना था मैंने इसके इम्पैक्ट बता दिए, लेकिन अब मुझे इसके ना कहीं अब इसके उस पे जाना है, प्रिवेंशन मेजर पे जाना है। तो मैं भाई कैसे कूदूंगी, डायरेक्ट तो नहीं लिख दूंगी प्रिवेंशन मेजर, नहीं, ये नहीं करना है हमें कैसे करना है, जैसे हम बातें करते ना, देखो इतना तो मेरा घाटा हो गया, जैसे मान लो मेरा घाटा हो गया किसी चीज़ में तो हम बोलते ना यार देखो ना यार मेरा इतना घाटा हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने इतना जुगाड़ निकाल लिया। तो जो हम बात करते हैं ना वही चीज़ें आपने यहाँ करना है कि मैंने बता दिया इम्पैक्ट क्या क्या है। समझ में आई? यार देखो ना ऐसा इतना इम्पैक्ट चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ों ने हमारा दिमाग को एकदम ठनका दिया है। जो भी चीज़ें आप लिख सकते हो, ऑल दीज इम्पैक्ट्स हैज़ नॉक आवर हेड एंड हैड मेड अस टू थिंक अबाउट इट एंड वी ऑल टुगेदर हैव टू वर्क ऑन इट। तो ये ऐसी चीज़ें आपको लिख सकते हो आप इसमें। देखो मैंने जैसे लिखा है, ऑल दिस सिनेरियो एंड सर्वे हैज़ टू बी एड्रेस्ड इन कॉम्प्रहेंसिव मल्टीफेसेड अप्रोच एनकम्पासेस ग्लोबल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिविजुअल बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जितने भी सिनेरियो हमने ऊपर पढ़े हैं, जो भी सर्वे ये लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक कॉम्प्रहेंसिव और मल्टीफेसेड हर तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है, जिसमें कि हम ग्लोबल कोऑपरेशन भी कहीं ना कहीं देखें, ठीक है, ग्लोबली भी हम चीज़ें इंप्रूव करें, टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट है उसको करके हम चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करके। सबसे पहले जो चेंज स्टार्ट होता है वो इंसान के खुद से, अंदर से होता है। खुद चेंज होगी तो धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। लो भैया, मैंने तुरंत, देखो मैंने इम्पैक्ट से कैसे इसको चेंज की तरफ मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद अब सीधा लिख दो, हियर आर सम स्ट्रैटेजीज। जैसे कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ये होता है कि दैट इज ग्रोइंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स दैट कैन विथस्टैंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब अलग अलग तरीके के आप क्रॉप उगाएं, जो ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में सस्टेन अपने आप को कर लेते हैं। आप प्रिसिशन फार्मिंग कीजिए। ये सारे क्या हैं? ये सारे नथिंग बट प्रिवेंशन, ये सारे प्रिवेंशन मेजर्स है, आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कीजिए। करने से क्या होगा, हमें एग्रीकल्चर भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारे क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। अब प्रिसिशन फार्मिंग करो, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ रिसोर्स लाइक वाटर एंड फर्टिलाइजर। प्रिसिशन, प्रिसाइज, अगर प्रिसिशन फार्मिंग को मैं तोड़ू बीच में से तो क्या मतलब होता है? प्रिसाइज मतलब बहुत प्रिसाइजली, जैसे बोलते हैं ना ये लड़की बहुत प्रिसाइजली काम करती है, लड़का बहुत प्रिसाइज है, ठीक है, मतलब एकदम कट टू कट, ठीक है। जैसे कि हम ये नहीं, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हम अंधाधुंध जैसे पानी खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर जितना मन, हमें नहीं पता हमारे सॉइल में किस चीज़ की कमी है, लेकिन हम डालते भैया यूरिया सस्ता मिल रहा है, डालो, दे बोरी पे बोरी डाले जा रहे, कोई मीनिंग नहीं है इन चीज़ों का। मतलब क्या, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब सॉइल मैपिंग यूज़ करके, ठीक है, सॉइल सर्वे यूज़ करके, ये सारी सॉइल टेस्टिंग यूज़ करके हमें पता करवाना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और उस दिक्कतों
ये जो पता करवाएंगे, कैसे पता करवाएंगे, टेक्नोलॉजी का, और उससे पता चल जाए कि हमारे जो सॉइल में उसकी उसमें क्या कमी है, और उस अकॉर्डिंगली हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने यूज़ को, रिसोर्सेज को, कि जितना ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। दो इसके अंदर डाला हुआ, लेकिन डाले जो ये वही बात हुई, खाना खा के गए तो अचानक से बाराती में इनविटेशन आ गया, कोई नहीं, खाना खा ले, कोई बात नहीं, फ्री का मिल रहा है, 2 से जाओ, 2 से जाओ, बाद में क्या होगा आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट, इसका एग्जांपल दे दिया हम, जैसे कि अब टेक्नोलॉजी का यूज़ है, देखो जीपीएस इंक्लूडेड ट्रैक्टर एंड ड्रोन्स एनालाइजिंग वेदर फोरकास्ट, सॉइल डाटा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसका एग्जांपल दे सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसमें आपका होमवर्क है कि इस चीज़ को आप बड़ा करके लिखो, मतलब इसको और इलेबोरेट करो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आप लिखो क्लाइमेट कंट्रोल क्या क्या लिया जा सकता है, रेड्यूस मीथेन एमिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रिड्यूस कैसे करोगे, ये इसके अंदर आप इलेबोरेट करो। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगी, सस्टेनेबल ईटिंग कैसे होगी, बोलते हैं ना व्हेन नीड कन्वर्ट्स इनटू ग्रीड, ठीक है, बोलते हैं ना कि ह्यूमंस आर नथिंग बट व्हेन देयर नीड्स स्लोली व्हेन दे गेट रिसोर्सेज दे विल कन्वर्ट देयर नीड इनटू ग्रीड। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की नीड पूरी होती है, ज़रूरत चीज़ें पूरी होती है, उनको धीरे धीरे वो लालच की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मतलब यही बोलने का मतलब है कि आप ये चीज़ें यूज़ भी कर सकते हो कि व्हेन ह्यूमंस नीड कन्वर्ट्स इनटू ग्रीड्स इट लेड टू अ डिजास्टर्स, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी वर्ड है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल ईटिंग करो, तो इस पर आप इलेबोरेट करो, तो ये आपका होमवर्क है। ये मैंने जितना अपनी तरफ से करना था मैंने किया है, आप भी कुछ कीजिए, थोड़ा तो मदद कर रहे हैं, मेरा भी मदद कीजिए आप ही करके, है ना। तो इसको आप इलेबोरेट कीजिए इन सारी पॉइंट्स को। अगर आपको कुछ और से भी पॉइंट्स आते हैं तो ट्राई टू राइट, और आप इसको इनोवेटिव बना सकते हो, मेरे से बहुत अच्छा बना सकते हो, मैंने तो कुछ उतना अच्छा नहीं भी किया है ना। चलो देखो, टू सपोर्ट फार्मर्स इन अडॉप्टिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब देखो हमें ये भी लिखना है कि कुछ गवर्नमेंट के क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, तो हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल वर्ड का अगर मैं बता दूं तो इस तरीके का होता है कि कोई भी चीज़ें हमें ऐसे यूज़ करनी है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसको यूज़ करे, मतलब उतने सही तरीके से, उतने सस्टेनेबल वे में, उतने ऑप्टिमाइज वे में हमें इस चीज़ों को यूज़ करना है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान निकाला, दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। किसके लिए निकले, उसके अंदर जो चीज़ें, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसके अंदर वो चीज़ें ध्यान देंगे, जैसे रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। रेनफेड एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे बारिश नहीं होती है। फार्म वाटर मैनेजमेंट, कैसे हमें जो भी हमारा फार्म है, जो भी हमारी खेत है, उनमें वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सॉइल के अंदर क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले आप पता करिए, उसके बाद आप डालें, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। परंपरागत कृषि विकास योजना इन्होंने निकाला है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे, क्यों? जो भी आप एक कंक्लूजन एक लिखोगे ना, कि आप पाइल अप करोगे, सारी चीज़ को समराइज करोगे। समराइज करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन में मुद्दा है, क्या मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सारी चीज़ें, उन सब का आपको कहीं ना कहीं निचोड़ लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो उसको बना के, जैसे मैंने क्या लिखा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच एम्ड एट डायरेक्टिंग efforts to shift agri-food system towards practices that are both environmentally sustainable and resilient to climate change, ठीक है। अगर आपको ये भी आता है तो ठीक है, वरना कुछ भी आप लिख सकते हो कि वी ऑल कि जो भी है कि हमें उसकी तरफ एक अच्छा इनोवेटिव प्रोग्राम लेके जाना चाहिए, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर भी ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। और जैसे कि एक चीज़ आप ये चीज़ समझो कि जो भी लोग ऐसे का अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक चीज़ याद रखें, कुछ चीज़ों पे ना, कुछ टॉपिक्स पे ना आप अपने से चीज़ें लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी तो आपके जो 70th वाले हैं उनके पास तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन जो 71st वाले बच्चे हैं या जो भी लोग बच्चे देख रहे हैं, वो आप कोशिश करो ना कि चीज़ों पर ना आप वो लिखना स्टार्ट करो, एक मॉडल आंसर खुद से तैयार करना स्टार्ट करो। जैसे कि अगर मान लो वुमेन पे लिखा है तो आप इसके हिस्टोरिक चीज़ें भी बता सकते हो अपने ऐसे में, जैसे क्या बोलते हैं, ये ज्योतिबाई फुले ने क्या क्या था वुमेन को लेके, चाइल्ड मैरिज किसने बंद किया, ठीक है, सती प्रथा किसने, मतलब ये सारी चीज़ें अगर वुमेन के एम्पावरमेंट पे आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो लिख सकते हो कि चाइल्ड मैरिज किसने बंद किया, सती को किसने किया, ज्योतिबाई फुले एजुकेशन सिस्टम निकाला, तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं बता सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि क्या है नहीं है। बाकी हम आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसे का जो भी और बाकी सेशंस होगा हम लेके आएंगे, और हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसके ऊपर बहुत जल्द 71st बच्चों के लिए कोर्स लेके आएँ,
ठीक है। लेकिन अभी हम इस कोर्स पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए, तब तक के लिए आपको यूट्यूब पे बिल्कुल ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और रही बात, लास्टली मैं बस एक ही चीज़ बोल के एंड अप करूँगी कि जो भी हमारा जो ये कोर्स है, ठीक है, वो कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंप्लीट योर मेंस बिफोर योर प्री, ठीक है, कंप्लीट मेंस बिफोर प्री। इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर आप ऐसे देखोगे ना, एक सोर्सेज ऑफ ऐसे पे सर ने एक लेक्चर बनाया, आप जाके प्लीज़ देखो उसको, कि जो भी ऐसे पे क्वेश्चंस आए हैं ना वो करंट अफेयर्स से आए हैं। और ऐसे को लिखने के लिए ना मैंने जो इतना इतना ऊपर लिख लिया, क्यों लिख लिया, क्योंकि मेंस का नॉलेज होना किस हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसे लिख पाओगे। ऐसे में क्या लिखना है, यही सारी चीज़ें तो पूछेगी, और वो सारी चीज़ें आपके मेन से कंप्लीट होगी। इसीलिए हमारा मेन फोकस यही है कि हम पहले मेंस कंप्लीट कराएं। प्री भी आपका चलेगा, ऐसा नहीं हम प्री को छोड़ देंगे और प्री हम लास्ट में 1 महीना पहले करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन फोकस जो है वो हमारा मेंस रहेगा। साइमल्टेनियसली हमारा साइड बाय साइड प्री भी चलेगा, लेकिन बच्चे अगर अभी से ही मेंस अगर आप करोगे तो ये होगा कि आपके पास कंटेंट भी दिमाग में आएगा, तब आप ऐसे पे भी काम कर सकते हो। और इसीलिए हमारा जो कोर्स है वो प्री प्लस मेंस है। तो जो भी बच्चे प्री क्या बोलते हैं 71st के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, वो प्लीज़ हम तक अप्रोच करिए, और बाकी जो भी क्वेरीज है हम साथ बैठ के चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और लगा हो कि वर्थ द टाइमिंग है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।